हेलो फ्रेंड्स। जो हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था, व्हाई शुड लर्न एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हमें पढ़ने की क्या ज़रूरत है। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हिस्ट्री क्या रही होगी। हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हिस्ट्री इसलिए देख रहे हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हिस्ट्री से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आज भी जो सी लैंग्वेज है वो इतनी पॉपुलर लैंग्वेज क्यों है। सी को डेवलप हुए आज से लगभग 50 इयर्स हो गए। सी 1972 में डेवलप हुआ था, लेकिन आज भी सी इतनी पॉपुलर क्यों है। तो ये हम जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हिस्ट्री से समझेंगे कि आज भी सी इतनी पॉपुलर लैंग्वेज क्यों है। पिछले क्लास में हमने क्या देखा था कि अगर कंप्यूटर्स है तो कंप्यूटर्स को कौन सी लैंग्वेज समझ में आती है। उसमें हम अगर देखें तो जो हमने एक स्क्रीन ड्रॉ किया था, इसमें क्या था कि अगर कोई इंसान है, वो अगर कंप्यूटर से कोई इंस्ट्रक्शन दे, अगर 2 और 5 उसको ऐड करना है तो कैसे करेगा वो। तो उसके लिए हम क्या किए थे कि अगर 2 और 5 हमें ऐड करना है, उसके लिए हमें किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ेगी जो हमारे द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन को वो 0 और 1 के फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा, फिर कंप्यूटर को भेजेगा। फिर कंप्यूटर को समझ में आएगा कि ये क्या है, क्योंकि कंप्यूटर को केवल 0 और 1 ही समझ में आता है। 0 और 1 के अलावा कुछ नहीं समझ में आता है। अगर हम अपनी बात करें तो हमें क्या कौन सी लैंग्वेज समझ में आती है, हमें या तो हिंदी समझ में आती है, या तो इंग्लिश समझ में आती है, या जिसका जो नेटिव लैंग्वेज है वो समझ में आता है। अगर हम चाइनीज़ की बात करें तो चाइनीज़ किसी को समझ में आती है, नहीं समझ में आती है। तो अगर हमें चाइनीज़ में बात करना होगा तो हम क्या करेंगे, या तो कोई ना कोई ट्रांसलेटर रखेंगे जिसको चाइनीज़ भी आती हो और हमारी भी भाषा आती हो, या फिर हम चाइनीज़ लैंग्वेज को सीखेंगे। यहाँ पे क्या है, कंप्यूटर को केवल 0 और 1 की ही लैंग्वेज समझ में आती है। 0 और 1 के अलावा कुछ नहीं समझ में आता है। तो अगर हमें कंप्यूटर को अपनी लैंग्वेज समझाना है तो हम 0 और 1 ही, चाहे जैसे हो वैसे कन्वर्ट करके हमें 0 और 1 ही भेजना है, तो कंप्यूटर को समझ में आएगा। तो हम ऐसे देखें तो हम ये कह सकते हैं कि जो सबसे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, चाहे मशीन लैंग्वेज हो, चाहे असेंबली लैंग्वेज हो, चाहे लो लैंग्वेज हो, चाहे हाई लेवल लैंग्वेज हो, उसकी हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर हम यहाँ तक अगर समझे हैं तो हम सबसे पहले ये कह सकते हैं कि सबसे पहले जो लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हुआ उसको हम क्या कह सकते हैं, 0 और 1 कह सकते हैं। ऐसे आप कहेंगे कि 0 और 1 तो बाइनरी नंबर सिस्टम में हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, बाइनरी नंबर सिस्टम में पढ़ा था, तो 0 और 1 भी एक नंबर सिस्टम है जिसमें हम लोग जानते हैं कि बाइनरी नंबर सिस्टम है, उससे हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पे हमें केवल ये देखना है कि कंप्यूटर को क्या समझ में आता है। तो कंप्यूटर को हम देखें तो 0 और 1 ही समझ में आता है, 0 और 1 के अलावा कुछ नहीं समझ में आता है। तो हम ये देखेंगे कि अगर 0 और 1 ही कंप्यूटर को समझ में आता है, तो बाकी जो हम सी में कोड लिखते हैं, सी प्लस प्लस में कोड लिखते हैं, या अदर लैंग्वेजेज में जो कोड लिखते हैं, वो कंप्यूटर को कैसे समझ में आता है, और इतने सारे लैंग्वेज आखिर क्यों इंट्रोड्यूस हुए। तो चलिए हम जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें देखते हैं, और इसको हम एक जनरेशन वाइज करके देखेंगे कि किस जनरेशन में कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हुआ है और क्यों इंट्रोड्यूस हुआ है। तो आइए थोड़ा यहाँ पर हम देखते हैं। इसमें क्या है, हिस्ट्री ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो फर्स्ट जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन में कौन सा लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हुआ है, इसमें लिखा है दिस एरा इन्वॉल्व प्रोग्रामिंग डायरेक्टली टू मशीन कोड, द मोस्ट बेसिक लैंग्वेज अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर सीपीयू, इंस्ट्रक्शन वेयर रिप्रेजेंटेड बाय बाइनरी नंबर 0 या 1। यानी जो फर्स्ट जनरेशन का हिस्ट्री है लैंग्वेज का,
1940 से लेके 1950 तक इसमें केवल 0 और 1 जो बाइनरी नंबर सिस्टम है इसी को हमने डेवलप कर पाया था, जो क्या है डायरेक्ट मशीन से इंटरेक्ट हो पाता था। अभी हम किसी दूसरी लैंग्वेज की बात करेंगे तो वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि हम कंपाइलर इंस्टॉल करते हैं, कंपाइल करते हैं, फिर हमारा कोड 0 1 के फॉर्मेट में कन्वर्ट होता है। लेकिन जो फर्स्ट जनरेशन है इसमें हम 0 और 1 को ही इंट्रोड्यूस किए थे, जो मशीन से क्या करता था, डायरेक्ट इंटरेक्ट करता था। हमें यार 2 और 5 को ऐड करना है, तो उस समय फर्स्ट जनरेशन में कैसे होता होगा, हम केवल यहाँ पे क्या लिखते होंगे, 2 और 5। हम 2 और 5 अगर हमें लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, केवल 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 ऐसे कुछ लिखते, फिर क्या लिखते, 0 1 0 1 0 1 ऐसे कुछ लिखते। फिर ये इंस्ट्रक्शन हम किसको पास करते, मशीन को, फिर मशीन समझता कि इसको हमें क्या करना है। ऐसे ही मान लो हमें कोई बड़ा प्रोग्राम लिखना है तो उसमें हम क्या लिखते, केवल ऐसे ही लिखते 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 ऐसे कुछ ऐसे ही लिखते हैं। अब बताओ कि अगर हमें ऐसे ही कोड लिखना है केवल 0 1 0 1 के ही फॉर्मेट में, और 200-400 लाइन का कोड हो ये केवल 0 1 और 0 1 में ही, तो अगर जो ये प्रोग्रामर लिखा है इसमें अगर कहीं से भी कोई मिस्टेक हो गई, कहीं से भी कोई 0 या 1 मिस्टेक कर गया, तो फिर कैसे हम फाइंड करेंगे कि कहाँ पे क्या हमने मिस्टेक किया है। तो इसमें क्या लिखा है, इट वाज टीडियस एरर प्रोन एंड मशीन स्पेसिफिक। यानी पहले तो था कि ये बहुत ही टेडियस था, ये अगर कोड हम किसी को दिखाएं तो पहले ही ये कोड समझने से इनकार कर देगा, यार हटाओ ये क्या लिखा है। अगर इसमें जो प्रोग्रामर लिखा है उसमें अगर कोई एरर भी आ गई तो खुद प्रोग्रामर को ही ना समझ में आएगा कि एरर कहाँ पे लिखा गया है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि इसको हम कैसे अवॉइड करें, इसको दूर करने के लिए हमने फिर क्या इंट्रोड्यूस किया, जो सेकेंड जनरेशन है, सेकेंड जनरेशन में हमने असेंबली लैंग्वेज को लेके आया। जो असेंबली लैंग्वेज है, असेंबली लैंग्वेज को ये लेके आया, असेंबली लैंग्वेज क्या हो गया, असेंबली लैंग्वेज को लेके आया हमने। ठीक है, तो असेंबली लैंग्वेज में क्या है, असेंबली लैंग्वेज एज ए सेटअप यूजिंग नेमोनिक्स। नेमोनिक्स का मतलब क्या होता है, शॉर्ट हैंड ह्यूमन रीडेबल कोड्स। यानी जो भी हम शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं उसको हम क्या बोल सकते हैं, निमोनिक्स बोल सकते हैं। टू रिप्रेजेंट मशीन इंस्ट्रक्शन एंड असेंबलर प्रोग्राम ट्रांसलेट दिस निमोनिक्स इनटू मशीन कोड। यानी उसमें क्या था, जब सेकेंड जनरेशन आया उसमें असेंबली लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हुआ, और उसमें जो हम 0 और 1 के फॉर्म में कोड लिखते थे उसको ही हमने क्या किया, कुछ शॉर्ट हैंड मेथड लेके आए, उससे हम रिप्रेजेंट करते थे कि मशीन को डायरेक्ट समझ में आ जाए कि इसका मतलब क्या है। जैसे 2 नंबर को हमें ऐड करना है, अगर हमें 2 नंबरों को ऐड करना है तो कैसे ऐड करेंगे, जैसे हमने क्या किया, इसमें ये लिख दिया कि ऐड और 0 ऐसे बाइनरी नंबर हमने उसका लिख दिया ऐड, तो इससे क्या होगा, वो समझेगा मशीन कि हमें ऐड करने हैं इस नंबर को। उसके बाद क्या हुआ, जो असेंबली लैंग्वेज है इससे हम क्या क्या करा सकते थे, जैसे अभी 0 और 1 है, 0 1 से हम क्या करते थे, केवल 0 और 1 कंप्यूटर को केवल वही समझ में आती थी, उससे हम चाहे ऐड करने का प्रोग्राम लिखे, चाहे कोई सा भी प्रोग्राम लिखे। इसमें सेकेंड लाइन क्या लिखा है, असेंबली लैंग्वेज प्रोवाइड द मोस्ट डायरेक्ट वे टू इंटरेक्ट विद कंप्यूटर्स हार्डवेयर। जो कंप्यूटर्स के हार्डवेयर होते हैं उससे जो असेंबली लैंग्वेज है वो डायरेक्ट क्या होता था, इंटरेक्ट हो पाता था। एंड यू कैन मैनिपुलेट रजिस्टर मेमोरी लोकेशन एंड अदर हार्डवेयर कंपोनेंट विथ फाइन। यानी जो असेंबली लैंग्वेज लेके आए वो क्या था, 0 और 1 को हम क्या बोल सकते हैं, लो लेवल लैंग्वेज। यानी लो लेवल लैंग्वेज से थोड़ा सा हम हाई कह लें, एक स्टेप असेंबली लैंग्वेज को। इसमें 0 और 1 को ही हमने कुछ क्या कर दिया था, शॉर्ट हैंड में कन्वर्ट कर दिया था, जो डायरेक्ट मशीन को समझ में आ सके। और जो
कंप्यूटर्स के हार्डवेयर हैं, जैसे रजिस्टर्स हो गया, मेमोरी का लोकेशन हो गया, या अदर हार्डवेयर के जो कंपोनेंट हैं, उससे हम डायरेक्ट असेंबली लैंग्वेज से इंटरेक्ट होने लगे। तो उससे और क्या हमें फ़ायदा हुआ, जो डिवाइस ड्राइवर्स थे वो इम्प्लीमेंट होने लगे किसमें, असेंबली लैंग्वेज में। उसके बाद से ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, अभी हमने जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, विंडोज़ 11 है, 10 है, विंडोज़ 7 है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं वो किस में बनने लगे, असेंबली लैंग्वेज में। जो अभी पहले आपने सुना होगा कि जब डेस्कटॉप आता था तो उसमें क्या होता था, डुअल कोर डेस्कटॉप होता था, कोर टू डुअल होता था, इस तरह के। तो वो सारी चीज़ें भी किस में डिजाइन होने लगी, असेंबली लैंग्वेज में। असेंबली लैंग्वेज जो था वो 0 1 के फॉर्म में जो भी हम कोड लिखते थे, उसको एक तरह से सिंप्लीफाई करके हमने शॉर्ट हैंड कोड में बदल दिया, जिससे जो प्रोग्रामर लिख रहा है प्रोग्रामर को भी समझ में आए, उस कोड को दूसरा कोई प्रोग्रामर देखे, उस प्रोग्रामर को भी समझ में आए कि ये कोड क्या लिखा गया है, उसमें कोई एरर भी आए तो भले ही दूसरा कोई प्रोग्रामर लिखा है कोड, लेकिन दूसरा कोई प्रोग्रामर अगर उस पर वर्क कर रहा तो उसको समझ में आए कि ये क्या लिखा गया है या फिर क्या इसमें एरर है। इसके बाद हम क्या देखते हैं, थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन में क्या है, थर्ड जनरेशन में दिस इज वेयर द रियल एक्सप्लोजन ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिगिन। यहाँ से शुरू होती है जो रियल वर्ल्ड में अभी प्रोग्रामिंग यूज हो रही है उसका शुरुआत, जिसको हम हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। यहाँ से हाई लेवल लैंग्वेज की शुरुआत हुई है। तो इसमें हमने क्या लिखा है, हाई लेवल लैंग्वेज एम टू बी मोर ह्यूमन रीडेबल एंड लेस डिपेंडेंट ऑन द स्पेसिफिक हार्डवेयर। अब जो इससे पहले हमने फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन की जो भी हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ा है, उसमें सबसे बड़ी रिस्ट्रिक्शन ये था कि वो प्रोग्राम जिस सिस्टम पे हम रन कराते थे उसी सिस्टम पे वो एग्जीक्यूट होता था। अभी जैसे हम सी का अभी हम जैसे सी का प्रोग्राम रन करें किसी अपने सिस्टम पे, फिर और उसको हम पेन ड्राइव में लेके जाएं किसी दूसरे सिस्टम पे वहाँ रन करें, तो वो ये नहीं कहेगा कि हम किसी आप दूसरे सिस्टम पे प्रोग्राम बनाया हम यहाँ पे रन नहीं होंगे, या उससे कोई एप्लीकेशन हम बनाए तो जिस सिस्टम पे बनाए उसी सिस्टम पे रन हो। लेकिन जो फर्स्ट और सेकेंड जनरेशन की लैंग्वेज थी उसमें अगर हम कोई सा भी एप्लीकेशन बनाते हैं, कोई सा भी प्रोग्राम रन करते हैं, तो वो क्या था, मशीन डिपेंडेंट था। जिस मशीन पे हम बनाएंगे उसी मशीन पे वो चलेगा। इसीलिए इसमें क्या लिखा है, दिस इज वेयर द लीगल एक्सप्लाइजेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिगिन। A high-level language aim to be more human readable and less dependent on a specific hardware. उसके बाद क्या लिखा हुआ है, दे इंट्रोड्यूस concept of like variables, data type, control structure and loops and function। यानी जो अभी हम सेकेंड जनरेशन और फर्स्ट जनरेशन के लैंग्वेज को पढ़े हैं उसमें क्या नहीं था, उसमें ना डेटा टाइप का कंसेप्ट था, ना वेरिएबल का कंसेप्ट था, ना कंट्रोल स्ट्रक्चर्स जैसे ई फील्ड्स होते हैं, लूप्स होते हैं। ये जितने कंसेप्ट हैं ये ना फर्स्ट जनरेशन में थे और ना ही सेकेंड जनरेशन में थे। अब खुद सोचो, अगर हमें केवल 0 और 1 ही लिखना है, उसमें हम वेरिएबल्स कैसे लेंगे, उसमें हम डेटा टाइप कैसे डिफाइन करेंगे, हम उसमें ई फील्ड्स कैसे लिखेंगे, उसमें फॉर लूप्स कैसे लिखेंगे। तो ये जो कंसेप्ट है ये ना असेंबली लैंग्वेज में था, ना 0 1 हम फर्स्ट जनरेशन में इंट्रोड्यूस किए, ना उसमें था। ये सारे जो कंसेप्ट हैं ये 1950 और 1970 जो हाई लेवल जो थर्ड जनरेशन की लैंग्वेज है इसमें इंट्रोड्यूस हुए हैं। और नेक्स्ट लाइन क्या है, ये कंपाइलर ट्रांसलेट हाई लेवल कोड इनटू मशीन कोड। यानी ये जितने लैंग्वेज हैं इसमें, इसके लिए हमने क्या बनाया, कंपाइलर बनाया, और जो कंपाइलर है वो हमारे हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन के कोड में कन्वर्ट करके और फिर मशीन को 0 1 के फॉर्म में इंस्ट्रक्शन देता
है और वो समझाता है कि भाई इस कोड में क्या लिखा हुआ है। तो जो थर्ड जनरेशन की लैंग्वेज है, इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले जो इसमें लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हुआ वो क्या था, प्रोटैन 1957 में। इसमें क्या है, फार्मूला ट्रांसलेशन डिजाइन फॉर स्पेसिफिक एंड साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग कैलकुलेशन, यानी जो फोरट्रान है इसमें आप केवल और केवल कैलकुलेशन से ही रिलेटेड आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। यानी अगर ये लैंग्वेज अगर आप सीख रहे हैं तो ओनली और ओनली केवल आप कैलकुलेशन से ही रिलेटेड प्रोग्राम कर पाएंगे। उसके अलावा अगर आप चाहें किसी दूसरे तरह के प्रोग्राम करने हो, जैसे एजुकेशन से रिलेटेड हो गया या फिर कोई बिजनेस से रिलेटेड हो गया या कोई और अदर तरह के आपको प्रोग्राम करने हैं, तो वो आप नहीं कर पाएंगे। ओनली और ओनली केवल जैसे अभी हम देखते हैं ना, जितने कैलकुलेशन है, जैसे कैलकुलेटर हो गया, उसमें जैसे सारे कैलकुलेशन करते हैं, तो समझो कि आप फोरट्रान पढ़ रहे हैं तो केवल कैलकुलेटर है, हम मान लेते हैं केवल कैलकुलेटर ही बना पाएंगे। बाकी अभी अदर जितने, अगर आप विंडोज़ देखें, विंडोज़ पे जितने फंक्शनैलिटी वर्क करते हैं उसमें से केवल अगर आप फोरट्रान पढ़ रहे हैं तो केवल कैलकुलेटर का ही आप यूज कर पाएंगे, या कैलकुलेटर ही केवल आप बना पाएंगे फोरट्रान को पढ़ के। अगर आपको उसमें दूसरा कुछ चेंजेस करने हैं तो आपके उसमें उसके लिए दूसरा लैंग्वेज पढ़ना होता था। जैसे दूसरा इसमें क्या है, कोबोल है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज डिजाइन फॉर बिजनेस डेटा प्रोसेसिंग। इसमें जैसे आप टैली देखते हैं या अभी जीएसटी के लिए कुछ सॉफ्टवेयर आ गए हैं, अगर उस तरह के आपको सॉफ्टवेयर डेवलप करने हैं तो आपको क्या पढ़ने पड़ते थे, कोबोल। फिर अगर आपको कैलकुलेशन उसमें करना है तो फिर जो फोरट्रान है उसको आप उसमें मर्ज करेंगे, फिर इसको मर्ज करेंगे, फिर दो लैंग्वेज को मिला के आप तीसरा जो भी आपको प्रोग्राम लिखना है वो लिख पाएंगे। तो इस समझो कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अगर आपको एल्गोरिथम लिखना है, जैसे अभी हम एल्गोरिथम पढ़ते हैं तो सी के द्वारा ही पढ़ते हैं, डेटा स्ट्रक्चर थ्रू सी या डेटा स्ट्रक्चर थ्रू C++। लेकिन अगर आपको थर्ड जनरेशन में एल्गोरिथम लिखना होता तो आप केवल और केवल जो एल्गोल है, एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, उसी में आप लिख पाते थे। बाकी आपको दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था एल्गोरिथम लिखने के लिए। उसके बाद से क्या है, बेसिक है। अच्छा, इसमें थर्ड जनरेशन के जितने लैंग्वेज आए सारे के सारे लैंग्वेज क्या थे, किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए लैंग्वेज बनाए गए। अगर आपको ये टास्क करना है तो इसको आप ये लैंग्वेज पढ़िए, अगर आपको ये टास्क करना है तो उसके लिए वो लैंग्वेज पढ़िए। ऐसे आपको हर टास्क के लिए एक अलग ही लैंग्वेज पढ़ना पड़ता है। तो आप समझो कि प्रोग्रामर के लिए कितना टफ काम था कि उसको जो भी काम करना है उसके लिए एक अलग से लैंग्वेज सीखनी है। अगर कोई तीसरा काम करना है तो उसके लिए कुछ अलग से लैंग्वेज पढ़नी है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए 1972 में सी इंट्रोड्यूस हुआ। तो सी में क्या इंट्रोड्यूस हुआ कि ये जितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, इन सबको मिला के कुछ हम ऐसा बनाएं कि प्रोग्रामर केवल एक ही लैंग्वेज पढ़े और उसी लैंग्वेज से ये सारे टास्क कर पाए। उसको ऐसा ना हो कि कोई दूसरा लैंग्वेज पढ़ना पड़े। ये ध्यान में रखते हुए सी को डेवलप किया गया कि अगर हमें कोई भी टास्क करना हो तो सी के ही द्वारा कर सकें। ऐसा ना हो कि कोई अगर हमें दूसरा टास्क कराना है तो पता चले दूसरा लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, तीसरा टास्क अगर हमें कराना है तो उसके लिए तीसरा टास्क तीसरी लैंग्वेज पढ़ने जा रहे हैं, ऐसा ना हो। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्या इंट्रोड्यूस हुआ, सी लैंग्वेज। इसमें 1972 में। तो सी लैंग अभी तक हम क्या देख रहे थे, अभी तक हम ये देख रहे थे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हिस्ट्री क्या था। हम सी आज भी इतनी पॉपुलर है तो क्यों है, इसके लिए हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हिस्ट्री को देख रहे थे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हिस्ट्री क्या थी। सबसे पहले जो आया 01 आया, उसके बाद असेंबली आया, उसके बाद से बहुत सारे जो लैंग्वेज है ये आए।
तो हम इससे पहले अभी जो सी लैंग्वेज है उसका हिस्ट्री देखेंगे कि ये कब बना, कैसे बना, कहाँ बना। उससे पहले हम देखते हैं कि जो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बनाते क्या हैं। तो हम जनरली डिस्कस करें तो हमारे कंप्यूटर के कितने पार्ट्स होते हैं। कंप्यूटर्स के दो पार्ट्स होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो इसमें हम हार्डवेयर की बात करें तो हार्डवेयर तो हमें देखना नहीं है, हमें क्या देखना है, केवल सॉफ्टवेयर को देखना है। तो सॉफ्टवेयर के कितने पार्ट होते हैं। एक सॉफ्टवेयर कितने तरह के बनते हैं, एक तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दूसरा सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर में कौन क्या बनते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम बनते हैं, जैसे विंडोज हो गया, यूनिक्स हो गया, लिनक्स हो गया। और एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या बनते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या हो गया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया। जैसे आप अपने मोबाइल में जो भी जितने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हैं, जैसे गूगल पे हो गया, फ़ोन पे हो गया, पेटीएम हो गया, यानी XYZ जो भी इंस्टॉल किए हैं वो सारे के सारे क्या हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किससे बनते हैं और सिस्टम सॉफ्टवेयर कैसे बनते हैं, कुछ आइडिया। अगर हमें सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाना हो, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाना हो तो हम कौन सा लैंग्वेज यूज करेंगे। अगर हमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाने हो, जैसे फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, पेटीएम हो गया, अगर अदर जो भी है, अगर उसको बनाना हो तो हम कौन सा लैंग्वेज यूज करेंगे। या फिर हमें अगर ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने हो तो जितने ऑपरेटिंग सिस्टम बनाएंगे उसके लिए अलग अलग लैंग्वेज पढ़ने पड़ेंगे। जैसे अगर लिनक्स बनाना हो तो उसके लिए अलग लैंग्वेज पढ़ें, विंडोज़ का बनाना हो तो उसके लिए अलग लैंग्वेज पढ़ें, फेसबुक बनाना हो अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो उसके लिए अलग लैंग्वेज पढ़ें, व्हाट्सएप बनाना हो तो उसके लिए अलग लैंग्वेज पढ़ें। क्या ऐसा है कुछ कुछ आइडिया। चलिए हम डिस्कस करते हैं। अगर आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, विंडोज़ अभी जो हमारे सिस्टम में विंडोज़ 11 है, इससे पहले विंडोज़ 10 था, उससे पहले विंडोज़ 11 था, उससे पहले विंडोज़ 7 था। सिस्टम सॉफ्टवेयर में अब क्या आता है, लिनक्स आता है जो कमांड बेस होता है, यूनिक्स आता है। ये अगर आपको जो जितने सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, अगर इसको आप डिज़ाइन करना चाहते हैं, अगर आप इसको बनाना चाहते हैं तो सी में आसानी से आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। मतलब सी नहीं था तो किस में बनते थे, सी से पहले ये असेंबली लैंग्वेज में बनता था, क्योंकि असेंबली लैंग्वेज जो है वो मशीन लैंग्वेज के बहुत ही करीब है, यानी मशीन कोड को बहुत ही आसानी से समझ पाता और समझा पाता, इसलिए हम क्या यूज करते थे, असेंबली लैंग्वेज। लेकिन जब सी लैंग्वेज आ गया तो सी के इतने सारे फीचर्स हैं, उन सबको हम यूज करके हम क्या कर सकते हैं, कोई सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकते हैं। आप गूगल में सर्च करना कि अभी जितने ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किस लैंग्वेज में बने हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जैसे फेसबुक है, व्हाट्सएप है, फ़ोनपे है, गूगल पे है, पेटीएम, ये सब हम अगर हमें बनाने हो तो किस में बनाएंगे। इसको भी हम चाहें तो सी को यूज करके बना सकते हैं, लेकिन सी को यूज करके हम नहीं बनाते हैं। जैसे अभी फेसबुक बना है तो फेसबुक किस में बना है, पीएचपी में बना है। पीएचपी किस में लिखा गया है, सी और सी प्लस प्लस में। व्हाट्सएप किस में लिखा गया है, तो जावा में लिखा गया है। जावा किस में लिखा गया है, तो सी और सी प्लस प्लस में लिखा गया है। तो इस तरह से हम देखेंगे कहीं न कहीं अगर कोई भी हम अभी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर रहे हैं तो वो कहीं न कहीं सी और सी प्लस प्लस से ही लिखा गया है। तो इसमें अगर हम इसके बाद देखें कि वाई सी कॉल्ड ए वर्सेटाइल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो अभी हमने इसमें डिस्कस किया था, यानी सी लैंग्वेज से हम कोई सा भी एप्लीकेशन लिख सकते हैं, चाहे वो सिस्टम सॉफ्टवेयर हो चाहे वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो। लेकिन इससे पहले सी से पहले जितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी
उससे हम क्या कर रहे थे, पहले तो उसमें जितने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थे वो हर एक अलग अलग अपने अपने टास्क के लिए बने हुए थे, तो उसकी बातें हम छोड़ देते हैं। अभी जो प्रोजेक्ट में जितने लैंग्वेज हैं, जैसे सी है, सी प्लस प्लस है, जावा है, नोड जी एस है, पाइथन है, इतनी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसके बावजूद भी हम सी क्यों पढ़ रहे हैं? सी तो 1972 में ही डेवलप हो गया था। आजकल इतने एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई, इतने एडवांस लैंग्वेज आ गए, उसके बावजूद भी हम सी क्यों पढ़ रहे हैं? सी इसीलिए पढ़ रहे हैं कि जितने भी लैंग्वेज हैं उनमें सब में क्या यूज हो रहा है, कहीं ना कहीं सी ही यूज हो रहा है, कहीं ना कहीं सी प्लस प्लस सी यूज हो रहा है। इसलिए हम सी पढ़ रहे हैं कि सी के जितने कंसेप्ट हैं वो सारे के सारे कंसेप्ट हमें आगे जो भी लैंग्वेज पढ़ेंगे उसमें हमें पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे वो डेटा टाइप्स के कंसेप्ट हो, चाहे वो वेरिएबल्स के कंसेप्ट हो, चाहे वो सी के लूप्स के कंसेप्ट हो, चाहे वो कंट्रोल स्टेटमेंट के कंसेप्ट हो, चाहे कंडीशनल स्टेटमेंट हो, कोई सा भी जितने भी इसके फीचर्स हैं सी के, वो सारे के सारे हमें जो भी टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, जो भी लैंग्वेज पढ़ेंगे, उसमें हमें पढ़ना ही पढ़ना है। तो चलिए हम सी का थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं कि सी की हिस्ट्री क्या रही होगी। सी से पहले, सी का नाम अगर पढ़ा है तो सी से पहले सी का कोई और नाम था, या फिर डायरेक्ट हम सी ही जानते हैं। तो इसमें अगर हम देखें थोड़ा बहुत सी का हिस्ट्री, तो सी को सी क्यों कहते हैं, इसमें हम देखें तो 1967 में एक लैंग्वेज हुआ करता था जिसका नाम क्या था, BCPL, यानी बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसको कुछ इन्हेंसमेंट करके उसका नाम क्या रखा गया, बी, जो 1969 में, फिर बी को ही इम्प्लीमेंट करके इसमें उसके जितने फीचर्स थे उसको एडवांस करके बी का ही नाम हमने क्या रख दिया, सी रख दिया 1972 में। जैसे बी जो लैंग्वेज थी उसमें क्या था, बहुत मतलब एक लिमिटेड ऑपरेटर्स थे, एक लिमिटेड डेटा टाइप था, एक लिमिटेड जो कंट्रोल स्टेटमेंट थे वो थे। उन सब चीज़ों को एडवांस मॉडिफाइड करके और उसी का नाम हमने बदल के बी का ही नाम हमने क्या रख दिया, सी रख दिया। तो सी डेवलप कब हुआ, 1972 में। इसको डेवलप कौन किया, डेनिस रिचे एंड ब्रेन कर्निगन। अच्छा, ब्रेन कर्निगन कौन है, ब्रेन कर्निगन जो डेनिस रिची है, फादर ऑफ सी, डेनिस रिची उनके फ्रेंड्स हैं। डेनिस रिची ने जब सी लैंग्वेज डेवलप कर रहे थे तो उनको जहाँ जहाँ अगर कोई चीज़ें नहीं समझ में आती थी या कोई भी इंस्ट्रक्शन, कोई भी सजेशन लेना रहता था, तो उनके एक फ्रेंड थे ब्रेन कर्निगन, उनसे हमेशा वो सजेशन लेते रहते थे। इसलिए जब डेनिस रिची ने सी का बुक लिखा है तो उसमें ब्रेन कर्निगन का भी जिक्र किया है कि हम दोनों लोगों ने मिलकर सी को डेवलप किया है। सी डेवलप कहाँ पे हुआ है, ये अमेरिका में एक कंपनी है AT&T, जो क्या है, अमेरिकन बेल टेलीफोन कंपनी, फॉर्म बाय द अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ कंपनी, सब्सिडी बाई 1885 में, जो यानी ये जो कंपनी है AT&T, एक जैसे अपने वहाँ BSNL की कंपनी है, एयरटेल है, वोडाफोन है, अभी जियो है, जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइड करती है, इस तरह की एक कंपनी थी अमेरिका की AT&T। AT&T इसका एक लाइब्रेरी था जिस लाइब्रेरी के नाम पे क्या था, बेल एंड लैब्स। वहाँ पे डेनिस रिची और ब्रेन कर्निगन ने बैठ के और पूरा सी का जितना कॉन्सेप्ट है उसको इन्होंने डेवलप किया है। तो ये जो सी है, सी का क्या रहा ओवरव्यू, या सी की हिस्ट्री हमने यहाँ पे थोड़ा बहुत डिस्कस किया है। तो हमने ये देखा कि सी आज भी इतनी पॉपुलर क्यों है। सी, अभी हमने इसमें देखा
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हिस्ट्री, फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हिस्ट्री के बाद से हमने क्या देखा कि सी की हिस्ट्री, फिर हमने क्या देखा कि सी को सी क्यों कहते हैं, सी कब डेवलप किया गया, सी किसने डेवलप किया गया, सी किस कंपनी में डेवलप किया गया, सी कहाँ पे डेवलप किया गया, सी को सी क्यों बुलाते हैं। ये सारी चीज़ें हमने इसमें डिस्कस किया है, जो क्या है सी के हिस्ट्री के बारे में हमें बताती है कि सी आज भी इतनी पॉपुलर क्यों है। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से मिलते हैं। थैंक यू।